नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ खास सवालों की जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज मैं आपको हर सवाल को आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आज की वीडियो का पहला सवाल हमारे पास में है। दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। छोटी संख्या क्या है? देखिए साथियों, सबसे पहले प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करने की कोशिश करिए, तभी आप इन सवालों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब देखो, यहाँ पर सवाल हमारे पास में ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में। अब सबसे पहले हमें समझने की यह बात है कि अनुपात होता क्या है। ये 3:5 ये क्या होता है, ठीक है। तो अनुपात समझने के लिए मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे हमारे पास में दो संख्या है, कोई संख्या एक हमारे पास में 20 है और दूसरी संख्या हमारे पास में एक 25 है। अब ये दो संख्या हमारे पास में क्या है, एक 20 है और एक 25 है। अब इन दो संख्याओं का अगर अनुपात निकाल दिया जाए यहाँ से, तो 20 बटा हम क्या लिखेंगे, 25, और इससे 5 से भाग कर देंगे। 5 चौक कितना आ जाएगा, 20, और पंजो पंजो कितना आ जाएगा भाई, 25। तो यहाँ से जो अनुपात हमारे पास में निकल कर आया है वो है हमारे पास में 4:5। 4:5 किन संख्याओं का अनुपात है, ये 20 और 25। 20 और 25 से क्या है हमारे पास में, दो संख्या है। तो इसी प्रकार से साथियों ये सवाल है हमारे पास में कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, पर हम वो अनुपात संख्याओं का नहीं पता, वो संख्या में ज्ञात करनी, पर हमें अनुपात पता है। अब देखो, इस चीज में, इस संख्या में क्या है हमारे पास में, इस अनुपात में एक गुणनांक छुपा हुआ। वो क्या था हमारे पास में, 5, यानी कि मैंने इन दोनों को 5 से भाग करी। तो देखिए, अब सवाल को समझने की बात यह है कि हमारे पास में दो संख्याएं तो है नहीं, उनका अनुपात है। तो हम पहली संख्या को क्या लिख देंगे, यहाँ से 3x, और दूसरी संख्या को क्या लिख देंगे भाई, 5x। ठीक है, ये याद रखना, पहली संख्या हमारे पास में 3x है और दूसरी संख्या हमारे पास में 5x है। इसके बाद में इसने बोला यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए, यानी कि प्रत्येक संख्या में से, संख्या हमारे पास में 2 है, अब पहली संख्या में से 3x में से हमने 6 घटा दिया। इसके बाद में हमने भाई 5x में से भी 6 को घटा दिया। घटाने के बाद में नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि अब अनुपात कितना बनेगा उन संख्याओं का, 9:17। अब देखो भाई, यहाँ से क्रॉस गुणा कर देंगे, हमारे पास में 17 51 माइनस 17 छक्की 102 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 पंजे 45, और माइनस 9 छक्की कितना आ जाएगा भाई, 54। ठीक है, देखो इधर प्लस का, ये इधर आके माइनस का, ये इधर माइनस का, ये इधर आके प्लस का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 51x माइनस का 45x, और बराबर में हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 54, और प्लस का कितना आ जाएगा भाई, 102। ठीक है, यहाँ से हम घटाएंगे तो 6 बच जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 48। अब 6 से 48 को भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में, 8। अब ये देखो, x का मान हमारे पास में 8 आ गया। हमें पूछा गया था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारे पास में क्या है भाई, 3x है। अब 3x को हम यहाँ पर x का मान रख देंगे तो 3 गुना कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में छोटी संख्या जो है वो हमारे पास में 24 है, यानी कि ऑप्शन इसमें बिल्कुल सी हमारे पास में सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, प्रत्येक सवाल को सबसे पहली बात यही होती है कि हम प्रत्येक सवाल को हल करने से पहले उसको समझा जाए कि सवाल में पूछा क्या गया। और देखो भाई, किसी भी सवाल को हल करने के लिए गणित में हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। बिना बेसिक जानकारी के हम गणित के किसी भी सवाल को बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। तो चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों, अगला सवाल हमारे पास में, सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। हमें इसमें बताना यह है, चार ऑप्शन है हमारे पास में, कि सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 प्रत्येक में से विभाज्य हो। मतलब प्रत्येक से विभाज्य होने का मतलब यह है कि भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। अब देखो, चारों ऑप्शन में प्रत्येक संख्या पूर्ण वर्ग है। अपने पास में 2500 भी है, 1600 भी है, और 900 और 400, ये प्रत्येक संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग है। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा, मैं सबसे पहले इधर लिखना होगा भाई, ये हमारे पास में 4 है, फिर हमारे पास में 10 है, और फिर हमारे पास में 12।
का लैस है, इनका हमें लैस ज्ञात करना होगा, का लैस है। ठीक है, अब देखो लैस लेने का सबसे आसान तरीका है, अगर तीनों संख्याओं का एक साथ लैस नहीं ले सकते तो दो दो संख्याओं का लैस ले लो। यहाँ से जैसे 4 और 10 है हमारे पास में, तो 4 और 10 का लैस हमारे पास में आ जाएगा 20। 4 और 10 का लैस हमारे पास में 20 आ जाएगा। वो कैसे? हमें लैस में देखना ये होता है कि ऐसी संख्या देखो जो 4 के और 10 के दोनों के पहाड़े में आती हो। ठीक है, ये संख्या देखनी है हमें कि जो 4 के और 10 के पहाड़े में दोनों में आती हो, और छोटी से छोटी संख्या। ऐसे तो 4 के और 10 के पहाड़े में 40 भी आ जाएगा, ठीक है, पर नहीं, छोटी से छोटी देखनी, तो वो छोटी से छोटी संख्या हमारे पास में क्या है? 20 है। अब देखो 20 और हम 12 का लैसे निकाल देंगे, किसका? 20 और 12 का। अब ऐसी संख्या देखो जो 20 और 12 के पहाड़े में दोनों में आती हो, छोटी से छोटी। अब वो संख्या हमारे पास में क्या है भाई? 60 है। क्या है हमारे पास में? 60 है। तो 4 का, 10 का और 12 का लैसे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी संख्या 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में, वही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 2500 नहीं कटने का, 900 कट जाएगा, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसी कोई सी संख्या और नहीं है इन तीनों में जो 60 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारे पास में? 900 है। और ये 900 संख्या 4, 10 और 12 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास में ये कह रहा है कि मोहन और राकेश के बीच 1301 इस प्रकार, यानी कि मोहन और राकेश के बीच रुपए 1301 इस प्रकार बांटे ताकि 7 वर्षों के बाद मोहन की राशि 9 वर्षों के बाद राकेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, मोहन का हिस्सा कितना होगा? यह सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये बहुत ही आसान सवाल भी है। ठीक है, पर देखने में थोड़ा भारी लग रहा, पर करेंगे तब बहुत ही आसान। सबसे पहले में ब्याज का सूत्र याद करना होगा कि ब्याज का सूत्र हमारे पास में क्या होता है? ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r बटे कितना? 100 और इसकी पावर n है। ठीक है, ये हमारे पास में चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है। अब देखो इसके बाद में हमें इसे थोड़ा आसान तरीके से सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में कितना है? 1301 रुपया है भाई। कितना है? 1301 रुपया हमें दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है, पहला हिस्सा मोहन है और दूसरा हिस्सा यहाँ पर राकेश है। अब देखो सवाल में ये कहना चाह रहा कि जो 1301 रुपया है वो इस प्रकार बांट रहा मैं ताकि 7 वर्षों के बाद, कितने के? 7 वर्षों के बाद मोहन की राशि 9 वर्षों के बाद राकेश की राशि के बराबर हो जाए। मतलब 7 वर्षों के बाद मोहन की राशि 9 वर्षों के बाद राकेश की राशि के बराबर हो जाए, और जो ब्याज की दर है वो कितना? 4% है। तो यहां से हम लिख देंगे भाई। अब देखो सवाल को थोड़ा आसान तरीके से हम हल करेंगे भाई। तो एम जो मोहन है यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1 + यहाँ पर लिख देंगे हम 4% बटा 100, और इसकी पावर कर देंगे भाई हम यहाँ पर 7, बराबर जो राकेश है हमारे पास में 1 + यहाँ पर भी कितना आ जाएगा भाई? 4, क्योंकि प्रत्येक की दर जो प्रति वर्ष है वो दर बराबर है 4%। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 9। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा और कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। तो यहाँ से हमारे पास में जो कैलकुलेशन करके आ जाएगा ये 104, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 100, इसकी पावर 7 है हमारे पास में, और बराबर में यहाँ पर भी हमारे पास में 104 और बटे में कितना आ जाएगा? 100, इसकी पावर कितना है? 9। तो m बराबर जो हमारे पास में आ जाएगा r, यहाँ पर आ जाएगा 104/100, और इसकी पावर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे मैंने तुम्हें अभी समझाया भाई, गणित में बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, तभी तुम सवाल को अच्छी तरीके से हल कर पाओगे। अब देखो घातांक का एक नियम होता है, गुना में घात जुड़ जाती है और भाग में घात घटता है। अब ये देखो इधर गुणा में है m के, इधर जाके भाग में होगा। यहाँ पावर 9 है, यहाँ पर पावर 7 है, तो जब 9 में से 7 घटाएंगे तो पावर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब इसके बाद में हम इसको यहाँ से हल करेंगे। तो यहाँ से हल करने के बाद में हमारे पास में m बराबर यहाँ पर आ जाएगा r, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 26/25, और इसकी पावर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो m/r बराबर जो हमारे पास में आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास में 676, और बट्टा कितना आएगा? 675।
25। ठीक है, अब देखो हमें ज्ञात सवाल में क्या करना था कि मोहन का हिस्सा कितना है। तो मोहन का हिस्सा ज्ञात करने के लिए भाई हम क्या करेंगे, अब जब देखो यहाँ से हमें मोहन का हिस्सा ज्ञात करना है कि मोहन का हिस्सा कितना है। जो हमारे पास में अभी हल करके आया है, यह है हमारे पास में m/r बराबर आ गया हमारे पास में 676/625। ठीक है, अब देखो कुल पैसा कितना है हमारे पास में मोहन का हिस्सा, अगर बात करी जाए मोहन का हिस्सा बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा भाई हमारे पास में 1301 गुना 676 और बटे में आ जाएगा हमारे पास में 625 गुना 676। ठीक है भाई, इससे कट जाएगा पूरा पूरा, तो हमारे पास में यहाँ पर कितना बच जाएगा 676, यानी कि इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों अगला सवाल हमारे पास में, अभिषेक रमेश और मोहन साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक रमेश के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और रमेश मोहन के द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है, मोहन का हिस्सा कितना है। ये मोहन के हिस्से वाले सवाल ज्यादा ही आ रहे हैं, कुछ इनको देखना पड़ेगा कि मोहन का हिस्सा कितना है। ठीक है, अब देखो भाई सवाल क्या है, हमारे पास में 3 साझेदार है, मोहन है, नहीं अभिषेक है, राकेश रमेश है और मोहन है। ठीक है, अब ये साझेदारी में शामिल होते हैं और साझेदारी में शामिल होने के बाद में यानी कि एक तो अभिषेक, फिर क्या है रमेश है और फिर क्या है मोहन है। होने के बाद में ये होता है इनमें कि अभिषेक रमेश के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अभिषेक रमेश के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। इसमें समझने की बात यह है कि अगर रमेश 1 रुपया निवेश करता है, कितना 1 रुपया, तो अभिषेक रमेश का कितना 3 गुना अधिक निवेश करता है, तो रमेश अभिषेक कितना करेगा 3। ठीक है, यानी कि अगर रमेश ने 1 रुपया निवेश किया तो अभिषेक ने कितना किया 3। ठीक है, यानी कि इनका अनुपात कितना बना 1:3 के अनुपात में बन गया। ठीक है, इसके बाद में ये कह रहा कि भाई रमेश मोहन द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में लाभ अर्जित 5500 है, मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसने जो निवेश किया है वो किया है भाई 2:3 के अनुपात में। अब देखो अनुपात के इस प्रकार के हमने सवाल को बहुत अच्छी तरीके से हल किया है। अगर हमारे पास में बराबर में 1 है तो हम इधर भी कितना लिख देंगे अनुपात 1, और इधर बराबर में 2 है हमारे पास में तो इधर भी बराबर में हम 2 कर देंगे। यहाँ से इनका अनुपात निकाल दिया जाए तो 6 अनुपात कितना आ जाएगा भाई 3, और अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास में, नहीं 2, और यहाँ पर अनुपात में कितना आ जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6 और 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुल अनुपात इनका आ गया, अभिषेक का अनुपात 6, रमेश का अनुपात 2 है और मोहन का अनुपात 3 है। अब यहाँ से देखो हमें ज्ञात किसका करना है, मोहन का हिस्सा कितना है, किसका मोहन का। तो मोहन का अनुपात कितना है भाई हमारे पास में 3, और लाभ कितना है हमारे पास में 5500, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में भाई 6 और 2 8, 8 और 3 कितना होगा 11, 11 से 5500 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 500, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास में 1500, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करने की कोशिश करो, तभी तुम्हारी समझ में ये सवाल अच्छी तरीके से आएंगे। और दूसरी बात यह कि जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा अपनी कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से मजबूत करो। ठीक है, यहाँ पर जैसे अनुपात के बारे में सवाल था कि ये कैसे है, सबसे पहले देखना ये जरूरी है कि सवाल में पूछा क्या गया। ठीक है, और निवेश कौन किस हिसाब से कैसे कर रहा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अभिषेक रमेश के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, तो समझने की बात यह कि कौन किससे कितना अधिक निवेश कर रहा है और कौन किससे कम निवेश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए साथियों सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसमें मैं बताएगा कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल में हमारे पास में 3 संख्या, तो हम 3 संख्याओं को लिखते हैं। एक हमारे पास में ए होगा,
एक हमारे पास में बी होगा और ये एक हमारे पास में सी होगा। ये हमारे पास में तीन संख्या हो गई। अब इसमें हमें बताया गया कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है। यानी कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या जो हमारे पास में है वो पहली संख्या से दो गुनी है। अब पहली संख्या अगर हमारे पास में एक है तो दूसरी संख्या हमारे पास में दो है, तो इनका अनुपात हमारे पास में बन गया 1:2। अब देखो अनुपात का नियम है, अगर बराबर में दो है तो इधर भी हम क्या कर देंगे, दो को ही लिख देंगे। ठीक है भाई। इसके बाद में इसमें कह रहा और तीसरी संख्या से भी तीन गुनी है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है हमें कि तीसरी संख्या से भी तीन गुनी है। तो यहाँ पर यानी कि तीसरी संख्या से कितनी है, तीन गुनी है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर बराबर में हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई, तीन आ जाएगा। यहाँ से हम अगर अनुपात ज्ञात करें जाए तो हमारे पास में तीन आ जाएगा, यहाँ पर छः आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में दो आ जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है भाई, 66 है। बहुत बढ़िया सवाल है और ध्यान से समझने की बात है। अगर इन सवाल में तुमने गलती कर दिया, ये हमारे पास में कह रहा है कि इन तीन संख्याओं का ये योग नहीं है, ये इनका औसत है। अब औसत दिया गया हमें तीन संख्याओं का। अब तीन संख्याओं का जब हमारे पास में औसत है तो हमें तीन संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, हमें उससे में तीन से गुणा करनी पड़ेगी। अगर चार संख्याओं का औसत है हमारे पास में तो चार से गुणा करनी होगी। अगर पांच संख्याओं का औसत है तो पांच से गुणा करनी पड़ेगी। ये हमारे पास में तीन संख्याओं का औसत है, ना कि तीन संख्याओं का योग दिया गया। अब ये तीन संख्याओं का औसत है, इनका योग ज्ञात करने के लिए हमें तीन से गुणा करनी होगी। ये कह रहा तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे छोटी संख्या हमारे पास में क्या है भाई, दो है। तो यहाँ पर हम गुणा दो कर देंगे और बटे में तीनों संख्याओं का अनुपात हमारे पास में 11 है। तो इससे हम इसको भाग कर देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। और जब हम इसमें इसको गुणा करेंगे, 36 18 और 18 दूनी कितना होगा हमारे पास में 36। यानी कि हमारे पास में जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से आप प्रत्येक सवाल को हल कीजिएगा और प्रत्येक सवाल का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। देखो सवाल क्या है, सवाल बड़े नहीं है ये, अगर इन्हें अच्छी तरीके से समझे तो ये सवाल छोटी है। अगर इनमें छोटे छोटे पॉइंट को हम पकड़े और उन्हें समझे तो आसान हो जाएगा। जैसे ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, हमारे पास में 66 है। तो मैं ये याद रखना कि तीन संख्याओं का औसत है हमारे पास में। अगर किसी संख्याओं का मैं औसत दिया गया, किसी संख्या का मैं औसत दिया गया और उसका मैं योग ज्ञात करना, तो उसका क्या सूत्र होता है। तो इस प्रकार से जिसे पता है कि तीन संख्याओं का औसत है हमारे पास में, अगर योग दिया गया तो उसका क्या सूत्र होगा। अब जिसे पता है वो तो लगा देगा, और भाई जिसे नहीं पता वो तो फिर ऐसे ही गलत तरीके से हल करेगा या कुछ भी करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों, अगला सवाल हमारे पास में, एक साइकिल चालक 90 मीटर की दूरी 2 मिनट 3 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की चाल किमी प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए साथियों में सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, इसकी चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर जो हमारे पास में सूत्र होता है भाई, वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो दूरी हमारे पास में कितना है, 900। ठीक है, समय कितना है हमारे पास में, 2 मिनट 30 सेकंड। अब 2 मिनट 30 सेकंड के अगर हम कुल सेकंड बना ले तो हमारे पास में 150 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में मीटर है और ये हमारे पास में सेकंड है, और हमें चाल ज्ञात करनी है किमी प्रति घंटा। अब चाल ज्ञात किमी प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए किससे गुणा कर देंगे भाई, 18/5 से गुणा कर देंगे। जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इससे हम भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15×6 = 90। और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 108/5। ठीक है, इससे हम इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 21.6। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 7 हमारे पास में ये कह रहा है, एक मैदान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। मैदान की चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है,
अब देखो भुजाओं का अनुपात है 2:3 है, तो हम भुजाओं के अनुपात को भुजाओं क्या लिख देंगे, पहली भुजा x लिख दिया और दूसरी भुजा हमने क्या लिख दिया भाई 3x लिख दिया। अब क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में 600 वर्ग मीटर। तो मैदान का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भुजा हमारे पास में एक लंबाई ये लिख दो, ये मान लो तुम्हारी इच्छा है कुछ भी, तो बराबर में हमारे पास में कितना आ जाएगा 600। ठीक है, यहाँ से हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6x² बराबर 600 और x² बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 100 और x बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखो हमें मैदान की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें हमें ये नहीं बताया कि लंबाई कौन सी है चौड़ाई कौन सी है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम 2x में गुणा करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 और एक हमारे पास में 3x है, इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 30। ठीक है, अब 30 तो चारों ऑप्शन में कोई है नहीं, पर 20 है। 20 कौन सा है, बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 8 हमारे पास में ये कह रहा मोहन और श्याम रुपए 800 के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है जबकि श्याम अकेला इसे 8 दिन में कर सकता है। रमेश की मदद से वो इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। शाम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो समझने की बात ही है सवाल में थोड़ा, जो मोहन है और शाम है वो 800 रुपए के लिए कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, काम करने के बाद में ये है कि अगर मोहन उसी काम को अकेला करे, कौन, मोहन, तो 6 दिन में पूरा कर सकता है। और जबकि श्याम अगर उसी काम को अकेला करे तो भाई वो 8 दिन में उसको पूरा कर सकता है। और जो हमारे पास में रमेश है, रमेश की मदद से वे अगर तीनों मिलकर इस काम को करें, कौन, तीनों मिलकर अगर इस काम को करे तो वे 3 दिन में इस काम को पूरा कर रहे। कितने दिन में, 3 दिन में पूरा कर रहे। और हमें पूछा गया कि शाम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो समझने की बात यह है कि अगर मोहन एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहा तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा, 1/6। ये कौन है भाई, मोहन। ठीक है, फिर श्याम आ जाओ, ये क्या कितना कर रहा, 1/8। अब यहाँ पर अगर रमेश की बात आई तो रमेश का काम कैसे है ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को 1/3 यानी कि एक दिन में 1/3 काम करेंगे। और मोहन कितना कर रहा, 1/6 और ये कितना कर रहा 1/8, यानी कि 1/3 में से हमें मोहन का और शाम का काम माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हम रमेश का काम को ज्ञात कर सकते हैं कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका लय से ले लेंगे, लय से हमारे पास में 24 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, तो हमारे पास में रमेश का जो काम है एक दिन का वो कितना आ जाएगा 1/24। अब अगर हम यहाँ से अनुपात ज्ञात करें किसका, मोहन का, श्याम का और भाई हमारे पास में रमेश का, तो इनका अनुपात आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से 1/6 गुणा कितना है 24 अनुपात 1/8 गुणा कितना है 24 अनुपात 1/24 और गुणा कितना आ जाएगा भाई 24। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास में मोहन, श्याम और रमेश का अनुपात है वो हमारे पास में 4:3 अनुपात कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद में हमें पूछा ये गया था कि शाम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो शाम का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, श्याम कहाँ है हमारे पास में, बीच में। शाम का हिस्सा कितना है 3, गुणा में कितना है भाई, काम कितने में ले रहे हैं 800 रुपये में, और बटे में कुल कितना आ रहा है हमारे पास में 8। ठीक है, यानी कि 4 और 3 7 और 1 8, इससे इसको भाग कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 100, तो बराबर में कितना आ जाएगा भाई 300। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो शाम का काम है वो कितने में हो करेगा, वो 300 रुपये शाम के हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए साथियों सवाल नंबर 9 हमारे पास में 15 20 25 डॉट डॉट 135 के बीच कितने पद है। ये सवाल हमारे पास में एपी का है, यानी कि समांतर श्रेणी का ये सवाल हमारे पास में। तो यहाँ से जो हमारे पास में प्रथम पद है वो ए है
और डी बराबर तुम्हें पता हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है सार्वंतर, यानी कि 20 में से 15 को घटा दें कितना आ जाएगा 5। और ए एन बराबर कितना है हमारे पास में 135। तो सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर क्या है हमारे पास में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए का मान कितना हमारे पास में 15, एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमारे पास में 5 है, और ये कितना है हमारे पास में एन 135। इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो एन माइनस वन 5 और बराबर में कितना आ जाएगा 135 माइनस 15। तो एन माइनस वन 5 बराबर में कितना बच जाएगा हमारे पास में 120। इससे इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 24, और n माइनस वन बराबर 24, और n बराबर कितना आ जाएगा 24 प्लस 1, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में भैया 25, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों, आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल हमारे पास में है। ये कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को यानी कि 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और इसे ₹12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रकार के सवाल को कैसे करें, यानी कि जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य हमने क्या लिख दिया भाई, एक्स लिख दिया। अब एक्स लिखने के बाद में क्या कह रहा, 25% लाभ पर बेचता, यानी कि एक्स का 25%, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 25% लाभ पे। अगर वस्तु 100 की है तो कितने की बेच रहा वो, 25% लाभ 125 की, और बटे में क्या कर देंगे भाई हम 100 कर देंगे। ठीक है, माइनस फिर कह रहा है वो 20% कम में खरीदता, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा एक्स गुणा, यानी कि 100 में से जब 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। ठीक है, फिर क्या है रहा, उसे 30% लाभ होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 30% लाभ 130 बटा कितना आ जाएगा भाई 100, और बराबर में कितना है तुम्हारे पास में 12.60। ठीक है, अब देखो दो जीरो से दो जीरो हमारे पास में यहाँ पर कट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 125x बटा कितना आ जाएगा भाई 100, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 104x बटा 100, और बराबर में हमारे पास में आ जाएगा 1260 बटा कितना आ जाएगा भाई 100। ठीक है, यहाँ से जब हम माइनस करेंगे 125 में से 104, तो हमारे पास में 100 नहीं 21x बटा 100, और बराबर में कितना आ जाएगा 1260 बटा 100। इससे कट गया भाई 21 से कट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा 60 रुपए। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता 60 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, देखा आपने, सवाल चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर तरीका सही हो तो सवाल पल भर में हल हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।